तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास की महासंग्राम होने वाली है। लगभग जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो इसी वीडियो से आएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। खास बात वीडियो की यह है कि आप सभी को इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा और उसका उत्तर भी मिलेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा देखें और जानकारी आपको हो जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन कौन से आने के चांस है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से सुन लीजिए। बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर होता है। ठीक है, तो बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन छांट छांट के तैयार किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि मोहम्मद गौरी के बारे में बताइए। तो मोहम्मद गौरी से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और इस बार भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो मोहम्मद गौरी एक वीर योद्धा तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी बड़ा ही उदार तथा सदैव अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था। उसमें उच्च कोटि का पारिवारिक प्रेम था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ईश्वर से सदैव डरता था। वह बड़ा ही उत्साही, साहसी तथा अध्ययवासी था। जिस कार्य को करने का वह निश्चय कर लेता उसे वह पूरा करके छोड़ता था। उसे मानव चरित्र की अच्छी परख थी। वह विद्या प्रेमी तथा विद्वानों का संरक्षक था। तो कुल मिला के इससे साफ होता है कि जो मोहम्मद गौरी था एक बहुत बड़ा योद्धा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा राजा था और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, मतलब कि राजनीति के क्षेत्र में भी उसका इंटरेस्ट था। और कहा जाता है कि वो अपने प्रजा के कल्याण के लिए अपने प्रजा का देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता था और उसमें जो परिवार वाली जो फीलिंग थी, परिवार को लेकर साथ में चलना, परिवार के प्रति प्रेम, ये सब क्वालिटी थी। और धर्म को मानने वाला था, ईश्वर की रिस्पेक्ट और उनसे डरता था। ठीक है, और बड़ा ही वो साहसी था और जिस काम के लिए वो करने के लिए मन में निश्चय कर लेता था, यानी कि ठान लेता था कि हमको ये करना है, चाहे जैसे वो करता था। ठीक है, और उसे मानव चरित्र की अच्छी, मतलब कि मानव के बारे में उसका करेक्टर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में उसको जानकारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में परिचय। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नागभट्ट प्रथम के बारे में बताइए। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नागभट्ट से जुड़ा बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो जान लीजिए। 100% उम्मीद नहीं है प्रश्न के आने की, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मोहम्मद गौरी वाला, वो 100% आएगा। उत्तर लिखेंगे कि अवंत उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन? नागभट्ट प्रथम। इसकी राजधानी जल्लौर थी। कहा जाता है कि उसने शक्तिशाली मलेच्छ राज को पराजित किया। उसे मलेच्छ अरब आक्रमणकारी थे। ये मलेच्छ अरब आक्रमणकारी थे। इन आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद उसके अपनी सत्ता भटोस तक स्थापित की। उसने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा 1730 ईसा पूर्व से 1730 ईस्वी से 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया। मतलब कि 30 वर्षों तक उसने शासन किया, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि राज किया उसने। ठीक है, तो जो नागभट्ट प्रथम था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक था। उसने ही उसका स्थापना की थी। ठीक है, और उसने काफ़ी अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग जो नगर के, उनको पराजित किया और पराजित करने के बाद उस पर उसने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद उसका जो राजवंश है वो करीब 30 वर्षों तक चला। उसके बाद 730 ईस्वी से 760 तक ईस्वी तक इसका शासन काल रहा, यानी कि इसका समय रहा है। जितने वर्ष इन्होंने शासन किया, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा था। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि एक रामबाण है, पक्का आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताइए। तो पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी में 1192 ईस्वी तक शासन किया। मतलब कि 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक उसने राज किया। ठीक है, यानी कि राजा रहा। उसने अपने शासन काल में अपने चाचा नागार्जुन चंदेल शासक
परमिर्ददेव को बुरी तरह परास्त किया, मतलब उनको हरा दिया। ये उनके चाचा लगते थे, ठीक है। तराइन का जो दो युद्ध हुए थे 1991 और 1992, ठीक है, ईस्वी में, उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण एक घटना थी, जो कि तराइन के दो प्रमुख युद्ध हुए थे 1191 और 92 में। वो उसके समय का बहुत बड़ी घटना थी। प्रथम युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार चाहमान वंश का अंत हो गया। साथ ही भारत में दिल्ली तक अजमेर पर मुस्लिम राज सत्ता स्थापित हो गई। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। बाकी इन सभी प्रश्नों का डिटेल में जो आंसर, जैसे 500 शब्दों में, 400 शब्दों में कहाँ पर मिलेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए वीडियो बनाने में, देखिए हम आपको क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट 100, 200, 250 वर्ड में बता सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो आप लोग बोर भी होंगे, इसलिए बेसिक जानकारी दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि हाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। बाकी आप थोड़ा अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, और जो मैं प्रश्न बताऊँगा इनको आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी उत्तर पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन आपको जानकारी होनी चाहिए प्रश्नों की, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से आने के चांस है, वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्याधर चंदेल के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन जान लीजिए क्वेश्चन है तो थोड़ा परिचय समझ लेते हैं। उत्तर लिखेंगे कि गंड के पश्चात उसका पुत्र विद्याधर शासक हुआ, यानी कि राजा हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। वह चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा यानी कि शासक था। उसने दफा 1019 ईस्वी से 1029 तक शासन किया, यानी कि 10 वर्षों तक। इसके शासन काल में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण भारत पर तेज हो गए, किंतु विद्याधर ने तुर्कों को कड़ी चुनौती दी। उसने अपने वंश की मर्यादा पर अत्यधिक गर्व था उसको। 1019 ईस्वी में महमूद ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। भयभीत राज्यपाल बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़कर भाग गया, ठीक है। और इस प्रकार आप थोड़ा परिचय लिख सकते हैं विद्याधर चंदेल का, ठीक है। ये प्रश्न अति लघु उत्तरे में आता तो आप इतना भी लिख देंगे, फिर 2 ही 3 लाइन लिख देंगे, तब भी आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। अगर ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में आता तो आपको थोड़ा इतना तो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बना के कम से कम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय कम से कम 350 से 450 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, 300-400 शब्दों में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये आप सभी के लिए 70% उम्मीद है प्रश्न आने की, ठीक है। अगला जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो है सेन शासक बल्लाल सेन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानते हैं। तो बल्लाल सेन की राजनीतिक उपलब्धियां या फिर उपलब्धियों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक रुचि दिखाई है। कहा जाता है कि उसी ने कान्यकुब्ज से उन अनेक ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर बंगाल में बसाया जो आगे चलकर यहाँ की कुलीन प्रथा के जनक हुए। वह स्वयं विद्वान था जिसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। वह बृहस्पति की बुद्धि का प्रिया, ठीक है, प्रेमी कहा, मतलब कि बुद्धि का प्रिया प्रेमी कहा गया है। और वह विद्वान और समाज सुधारक भी था। कौन? सेन शासक बल्लाल सेन, ठीक है। तो इस प्रकार उसके बारे में लिखेंगे, उसके संस्कृत उपलब्धियों के बारे में परिचय लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं, गाहड़वाल के बारे में जानते हैं। हालांकि क्वेश्चन में बहुत कम आने को उम्मीद है, लेकिन थोड़ा परिचय जान लेते हैं। कहा जाता है कि यथाति वंश में उसके सबसे छोटे पुत्र के वंशजों में देवदास पैदा हुआ। उसने काशी के आसपास शासन किया, यानी कि अपना राज किया। वह शनि से पीड़ित था, परंतु उसने दुष्ट ग्रह की दुष्कृतियों और पीड़ाओं को टाला, इसलिए वह ग्रहवार ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया। इसका बिगड़ा हुआ रूप ही गहरवार प्रसिद्ध हो गया। कालांतर में धर्म रक्षक होकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप इसका परिचय लिखेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बहुत कम आने को उम्मीद है, लेकिन क्वेश्चन कभी कदार फंसा था तो मैंने सोचा इंक्लूड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है जयचंद के बारे में, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। जयचंद 1170 ईस्वी में गद्दी पर, यानी कि उसने शासन शुरू किया अपना, 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वह विजयी परम वैष्णव और दानी था, मतलब कि हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला और दानी प्रकृति का व्यक्ति था। उसने गुजरात की सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया। उसका राज्य बनारस और गया तक था। उसने 8
सामंत राजाओं को बंदी बनाया था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया। स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता के अपहरण से दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ गई। 1194 में ईस्वी में कन्नौज लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा मारा गया जयचंद, यानी कि बीच में उसकी पुत्री जो थी उसका स्वयंवर हो रहा था या फिर स्वयंवर का प्लान था, तो उसने पृथ्वीराज द्वारा वो अपहरण कर लिया गया था उसकी पुत्री का। ठीक है, तो इस वजह से दोनों में दुश्मनाई आ गई। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये लंबे समय तक चला और बीच में एक युद्ध हुआ या लड़ाई हुई 1194 ईस्वी में, जो कि कन्नौज में, और वहीं पर मोहम्मद गौरी ने उसको मार दिया जयचंद को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। अगला भी क्वेश्चन रामबाण है, ध्यान से सुन लीजिए, 100% फंसने वाला है। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। तो तराइन के प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। तराइन थानेश्वर तथा करनाल के बीच में के क्षेत्र रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के। मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर रणभूमि से भाग न गया होता तो रक्त बहने से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाइयों से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। मतलब कि दोनों में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को मतलब कि लड़ाई हो रही थी उसमें उसको लग गई, मतलब कि घायल हो गया। ठीक है, और घायल होने के साथ साथ उसमें एक ऐसा सैनिक था जो कि मोहम्मद गौरी का था, और मोहम्मद गौरी के एक सैनिक ने उनको लेकर, यानी कि लड़ाई जहाँ हो रही थी रणभूमि से लेकर, वो जल्दी से उसके यथास्थान भाग गया। और वो अगर भाग न जाता और उसको बचा न लेता वो सैनिक, तो वहीं पर मोहम्मद गौरी मार दिया जाता। और जब भागा वो सैनिक लेकर उसको रणभूमि से भाग गया और वहाँ पर उसका बहुत ब्लड बहा था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपने, यानी जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर पहुँचा, और जब वो ठीक ठाक होने लगा मोहम्मद गौरी, तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगा कि क्योंकि वो पराजित हुआ था। ठीक है, और साथ साथ में उसको चोटें भी आई थी, यानी कि घायल भी हुआ था, तो इस वजह से उसके प्रतिष्ठा पर बहुत गहरा धक्का पड़ा था। तो ये था तराइन के प्रथम युद्ध में। अब जानते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ। चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई। अजमेर, झांसी, सरस्वती, शिवालिक पहाड़ियों तथा अन्य दुर्ग मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गए। यह युद्ध इतिहास की एक युगांतकारी तथा परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय निश्चित हो गई। अब मुसलमानों का कार्य बहुत आसान हो गया। मतलब मोहम्मद गौरी द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें उसकी विजय हुई थी, और विजय होने के साथ साथ उसके जो कटघरे के लोग थे, यानी कि उसके जो धर्म के लोग थे, मुसलमानों लोग, उनका जो कार्य है हर कार्य आसान होगा, क्योंकि उनका भाई उन्हीं के धर्म का कोई राजा बन जाए तो उनका काम सिंपल सी बात आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे द्वितीय तराइन युद्ध के बारे में। ठीक है, गोपाल जो कि बहुत कम आने वाला क्वेश्चन, तो इग्नोर करेंगे। अगला है कि सेन शासक विजय सेन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हेमंत सेन के बाद रानी यशोदा देवी से उत्पन्न उसका पुत्र, जिसका नाम था विजय सेन, वो गद्दी पर बैठा। उसने सूर वंश की एक राजकुमारी से विवाह कर अपनी सत्ता के विस्तार का प्रयत्न किया। उसने लगभग 62 वर्षों तक शासन किया। रामपाल की मृत्यु के बाद पालों की अवनति का लाभ उठाकर विजय सेन ने धीरे धीरे अपने सत्ता बंगाल के बहुत बड़े भागों पर स्थापित कर ली। उसने अनेक उपाधियां धारण की, मतलब कि धीरे धीरे जब राज्य करने लगा तो बहुत दूरी तक अपना जो है और वो अपना सत्ता बनाने लगा, यानी कि बहुत सारे अपने जो आर बगल के एरिया थे, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि वो अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, वहाँ तक उसका सत्ता हो गया, विस्तार हो गया। तो इस प्रकार लिखेंगे सेन शासक विजय सेन के बारे में। अब क्वेश्चन है चंदेलों के बारे में बताइए, तो उत्तर लिखेंगे चंदेलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के बहुत सारे अलग अलग मतभेद हैं। अभिलेखिक साक्ष्यों से विदित होता है कि विश्व सृष्टा आदि पुरुष से मरीच और अत्रि मुनि से चंद्रोत्रय का जन्म हुआ। उन्होंने ऐसे राजाओं को जन्म दिया जो पृथ्वी का संहार और रक्षण करने में समर्थ थे। उन्हीं के वंश में चंदेलों के पहले नन
नन्नुक की उत्पत्ति हुई। इन्हें चंद्र और चंद्रात्रेय का वंशज बताया गया है। तो नन्नुक के बारे में जानते हैं। तो नन्नुक खुजराहों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर नन्नुक चंदेल वंश का प्रथम राजा था, शासक था। अभिलेखों में उसे नृप और माहिपत विरुद्ध किए गए या प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था और संभवतः उसके अधीन ही उसका सामंत रहा होगा। खुजराहों अभिलेख के अनुसार उसकी आज्ञाओं को उसके शत्रु फूलों के हार के समान सिरोधार्य करते थे। उसका शौर्य अर्जुन के समान था। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने सोचा बता ही देते। चंदेल यशोवर्मन, जो कि ग्रामार प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। यशोवर्मन 930 ईस्वी में चंदेल वंश का राजा बना। गौड़, मिथिला, कौशल, मालवा, चेदी, गुर्जर और कश्मीर प्रदेशों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। कहा गया है कि वह गौड़ों के लिए कृपाण था। खसों की सेना का सम्मान किया। कौफलों के कोषागार को ढो ले गया। कश्मीर के योद्धाओं को विनष्ट करते हुए मैथिलों को भी निर्बल कर दिया। मालवों के लिए प्रलयंकर शंकर था। गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। बस 2-3 बार आप प्रश्न का उत्तर पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब आप सोचें कि एक ही बार प्रश्न का उत्तर कोई भी पढ़ने से आपको नहीं आएगा, या तो आप पहले से उसके बारे में जानते हो तभी आएगा। ठीक है, तो 3 से 4 बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है कि भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी बार रिपीटेड भी है मेरी जानकारी के अनुसार। तो भोज विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था। ठीक है, पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने के कारण उसने साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैदिक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें लिखी। सरस्वती कंठाभरण, शब्दानुशासन, समरांगण, सूत्रधार उसकी प्रमुख रचना थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसके बारे में उपलब्धियां और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में लिखेंगे। अगला रामायण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आ जाइए आप।